हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री से द्रव्य यानी मैटर पढ़ेंगे। तो मैटर देखिए, ये जो मैटर है ये लेसन आपका 2 है। पहला लेसन आपका केवल परिचय था तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। तो आप इसमें हम थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पढ़ेंगे, यानी इसमें जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब द्रव्य से जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है यानी द्रव्य। द्रव्य का थोड़ा सा हम आपको परिचय करा देते हैं कि द्रव्य क्या होता है, यानी द्रव्य कहते किसे हैं, ये बता देते हैं आपको। तो देखिए, बात है द्रव्य की। तो द्रव्य है कि ब्रह्मांड दो, देखिए, ब्रह्मांड दो अवयव से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द्रव्य तथा ऊर्जा यानी ब्रह्मांड किन किन से मिलकर बना है, तो ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, द्रव्य और ऊर्जा इनसे मिलकर बने होते हैं। और क्या इसमें से कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। यानी यहाँ से द्रव्य की परिभाषा पूछ सकता है कि जो स्थान कहती हैं, जिनमें भार होता है तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उनको कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से 3 तरीके से, एक तो आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, यानी आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल ही नॉर्मल भाषा में आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए, कवर कर लीजिए इसको। देखिए, अब इसके आगे का जो है, इसमें बहुत ही मज़ेदार का टॉपिक है। देखिए, भार तथा द्रव्यमान। भार तथा द्रव्यमान। तो देखिए, भार तथा द्रव्यमान में कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको बताते हैं कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरी बात इसमें है कि इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यानी जो हमारा भार होता है वो पृथ्वी पर, यानी यहाँ आपके एरिया में कुछ और होगा और दूसरे स्टेट में कुछ और, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद है कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, संपूर्ण परिमाण यानी द्रव्य विद्यमान जो होते हैं, तो यहाँ से हो गए। और आगे का क्या है कि द्रव्यमान को संहित, संहित मतलब क्या होता है, संहति मतलब द्रव्यमान ही होता है। द्रव्यमान को यहाँ मास ही होता है, मात्रा भी कहते हैं। देखिए, मात्रा भी कहते हैं। इस बात से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके बाद का जो आगे है कि इसका मान सभी स्थान पर निश्चित रहता है। स्थान पर, सभी स्थान पर निश्चित रहता है। किसका मान निश्चित रहता है, ये द्रव्यमान की बात हो रही है। और भार पर क्या बात है, देखिए दोनों में अंतर क्या है। पृथ्वी पर क्या होगा, ये भिन्न भिन्न होंगे, कौन से भार, और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, ये बात हो गई। तथा इसकी इकाई क्या होती है, केजी में होती है। इस बात को नोट कर लीजिए, इकाई यानी इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है आपसे। और देखिए, W बराबर एम जी होता है, जहाँ W क्या है, भार है, एम क्या है, द्रव्यमान है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकता है भार का, और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ की पृथ्वी पर भिन्न भिन्न अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग होता है। यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसके बाद देखिए, ये परिणाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसका। और एक इसको संहति कहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। एक इसका क्वेश्चन यहाँ से केजी यानी एक यहाँ किलोग्राम, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इस बात को बिल्कुल ही अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, जो आगे का है, आगे ऊर्जा है हमारी, आगे ऊर्जा को पढ़ेंगे। तो एनर्जी देखिए क्या है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी और शक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, विकल्प दिया रहता है अलग अलग। तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा कहते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ऊर्जा कहते हैं। तो आगे मैं बता दूं कि इसमें से थोड़ा सा, देखिए इसको कम कर लेते हैं
और थोड़ा कम, चलिए। अब देखिए कि ऊर्जा का न तो भार होता है और न ही आकार होता है। इस बात को नोट करिए, ऊर्जा का ना ही भार होता है ना ही आकार होता है। ये बिल्कुल ही इसको भी समझना है। अगर आपसे पूछ दे कि ऊर्जा का भार होगा तो क्या होगा, नहीं होगा। यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। ऊष्मा ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, किसका, ऊष्मा का किया जाता है, प्रकाश का, ऊष्मा का, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यानी ऊर्जा के रूप कौन कौन से हैं, प्रकाश हो गया, ऊष्मा हो गई, विद्युत हो गया और क्या, ध्वनि हो गया। ये ऊर्जा के अलग रूप हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। देखिए अगला है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। तो ये संबंध आपका बहुत ही, इस पर से न्यूमेरिकल भी पूछ जाते हैं। ये जो संबंध आपका है ये आइंस्टीन का है। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य नष्ट होता है, द्रव्य क्या है, नष्ट होता है, तब उसी से समतुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध जो है आइंस्टीन का क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ E क्या है, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा है, यम क्या है, नष्ट हुआ द्रव्यमान है, सी क्या है, प्रकाश का वेग है। और प्रकाश का वेग देखिए यहाँ पे दिया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, इसका मात्रा का भी, कि कितना होता है, 3 × 10⁸ दिया गया है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब हम लेसन वाइज सारे टॉपिक को, सारे लेसन को कवर करेंगे, बारी बारी से आपको मिल जाएगा लेसन वाइज। सभी जितने आपको पॉलिटेक्निक में मिल जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी हम लेसन आपको करा देंगे। केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल भी निसंदेह रहना है, क्योंकि हमने केमिस्ट्री का जो होता है सभी लेसन से पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने एक निचोड़ बनाया है पॉलिटेक्निक का। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हमने ले लिया है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए जाके वहाँ से। देखिए क्या है कि द्रव्य की अवस्थाएँ। तो द्रव्य की अवस्थाएँ, वैसे तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएँ होती हैं, 5 अवस्थाएँ होती हैं, लेकिन यहाँ हमको लगभग 3 ही पढ़ना है, 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी हम आपको 4 बता देंगे। यहाँ पढ़ना है 3, लेकिन हम आपको 4 बता देंगे लगभग। देखिए पहला जो होता है ठोस है, क्या है, पहला ठोस है। तो इस बात को देखिए, ठोस में क्या क्या होता है, ये कंडीशन आपको, इसको भी अच्छे से देखिए। ठोस क्या कहती है कि ठोस की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ठोस में होता है, ऑप्शन दे देगा कि आकार तथा आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बना देगा और ऑप्शन दे देगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। क्या है कि द्रव्य में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। और ये इसके एग्जाम्पल है जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर और बर्फ़ हो गया, और ये गंधक मतलब सल्फर, ये हो गए आदि इसके हैं। अब जल्दी देखिए, ठोस हो गया, इसके बाद हम अगला पढ़ लेते हैं द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था देखिए, द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसमें क्या है, आयतन निश्चित होता है, आकार क्या होता है इसका, अनिश्चित होता है। इसको नोट रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है इसको। द्रव अवस्था कहलाती है जिसमें क्या होता है, आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, और आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। आकार, इसको नोट करिए, अनिश्चित होता है। जैसे हम बता दें कि दूध हो गया, जल हो गया, तेल हो गया, पारा हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब किसके हैं, द्रव अवस्था के एग्जाम्पल हैं। तो बिल्कुल आसानी से हम एक एक आपको बारीकी से एक एक बात इसमें से बताएंगे, समझाएंगे आपको। एक एक बात, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सुनते रहिएगा कि हम क्या आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, आगे है गैस अवस्था। तो गैस अवस्था में देखिए क्या होता है, गैस अवस्था। तो गैस अवस्था वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, यानी अनिश्चित होते हैं। आप कह सकते हैं अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं आयतन और आकार। जब आयतन और आकार निश्चित होंगे तो ठोस होगा, और जब केवल एक निश्चित होगा, एक निश्चित का मतलब क्या होगा कि उसका आयतन निश्चित होगा और आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, तब द्रव कहलाता है। और जब दोनों अनिश्चित होते हैं तब क्या होगा, गैस होगा। ये कंडीशन होती है। इसको क्या करते हैं, जिस पात्र में रख देते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे वायु हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया आदि, ये सब क्या है, गैस अवस्था है।
अब देखिए इसी में आगे अगला पॉइंट हमारा है कि चूंकि द्रव तथा सभी गैसों में बहने का गुण होता है अतः इन्हें तरल पदार्थ भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है तरल पदार्थ। तो सारे जहाँ से क्वेश्चन आपको जिस तरीके से बन सकते हैं हम उस तरीके से इसमें से बताएंगे, यानी अच्छे से कवर किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए अगली पॉइंट है कि जल विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकते हैं। जल क्या होते हैं? विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि सामान्य ताप पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है और 0 °C से कम ताप पर यह बर्फ यानी ठोस के रूप में पाया जाता है और 100 °C पर यह वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो इसमें 3 कंडीशन है। देखिए यहाँ से क्या है, जीरो पर क्या हो गया? बर्फ हो गया। 0 पर बर्फ भी होता है, द्रव भी होता है, इस बात को नोट रखेंगे। 0 °C पर क्या होगा? सेल्सियस की बात हो रही है। 0 °C पर आपको क्या होगा? ठोस यानी बर्फ भी होगा और क्या होगा? द्रव होता है। बर्फ भी होगा और द्रव भी होता है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। और देखिए 100 °C पर क्या होता है? यह वाष्प यानी गैस के रूप में पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपको सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट या र्यूमर पैमाने में अगर चेंज करने के लिए नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, हमने वीडियो उस पर ऑलरेडी बना दिया है। अब देखिए आगे एक और होता है, चौथी पॉइंट क्या है? प्लाज्मा है। देखिए प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा चौथी होती है कि ये देखिए द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। यह सर्वविदित है कि ठोस द्रव तथा गैस सभी विद्युत रूप में उदासीन रहती है। तो इसको कंडीशन को छोड़ दीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका अधिक से अधिक ज़्यादा कुछ आता नहीं है। यह अनिकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। कभी कभी आपसे प्लाज्मा पूछ देता है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए आगे का टॉपिक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है कि द्रव में अवस्था परिवर्तन। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है प्रश्न क्या है, मतलब कि टॉपिक क्या है हमारा कि द्रव में अवस्था परिवर्तन। ये होता है चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए क्या है कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण, द्रव की अवस्था का परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? उसमें उपस्थित अणु की गति एवं स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होता है? गति और स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होता है, दोनों। तो तापमान बढ़ने पर अणुओं की गति ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। किसकी अधिक होने के कारण? ये देखिए अणुओं में गति ऊर्जा, ये देखिए गतिज ऊर्जा, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये किस में बदल जाते हैं? ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको नोट रखिएगा, गतिज ऊर्जा के कारण। अब आगे है कि तापमान में और अधिक वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण अणु मुक्त रूप से गति करने लगते हैं, अर्थात द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है, आप इसको नोट करिएगा कि जब ज़्यादा इसमें ताप दे देंगे तो ये क्या होंगे? गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण ये क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं, जैसे कि गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रिया होती है, जैसे कि ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर तापमान कम कर देंगे यानी उसमें से ताप को क्या कर देंगे? हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएंगे? जैसे आपका पानी है, पानी में से हम क्या करें? उसको तापमान निकाल लें। तापमान निकालने का मतलब हम उसमें ठंडी ला दें, बर्फ़ को डाल दें, यानी ठंडा ला दें, उसमें तापमान हम उसमें से निचोड़ लें, निकाल लें, तो क्या हो जाते हैं? ठोस हो जाते हैं। इस बात को भी नोट करना है आपको, क्या होते हैं? ठोस होते हैं। द्रव्य अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में परिवर्तित होते हैं। तो जैसे हम आपको बता दें, दिखा दें कि कैसे। जैसे कि गलन। देखिए गलन बहुत ही मेल्टिंग, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गलन। आपका गलन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए गलन की परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव्य का गलनांक कहलाता है। क्या बात है कि निश्चित
ताप पर, इसमें क्या होगा, ताप यानी टेम्परेचर हमारा क्या होगा, निश्चित हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, निश्चित हो जाएगा। ताप क्या होगा इसमें, निश्चित हो जाएगा। तो पूछ सकता है कि निश्चित होता है गलन में कि किसमें, तो आपसे यहाँ से बता सकते हैं कि निश्चित में होता है, किसमें, गलन में, यानी गलनांक में। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहले ठोस रहता है, बाद में क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और यह प्रक्रम जो होता है वो गलन कहलाता है। और अशुद्ध की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। यानी अगर ठोस है, ठोस को हम क्या कर दें, द्रव में बदल दें, ठोस को द्रव में बदल दें, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा गलनांक कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, किसको, ठोस को द्रव में बदल दें तो वह क्या कहलाएगा, हमारा गलनांक कहलाएगा। और वह जो प्रक्रम होता है, यानी जिससे करते हैं, जिस तरीके से करते हैं, जिस प्रक्रिया से किया जाता है, वह हमारा गलन कहलाता है, गलन। तो गलन और गलनांक में समझ गए क्या होता है, ये बात होती है कंडीशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको जितने संभावित क्वेश्चन होंगे सब हम इसमें बताएंगे, और बाकी क्वेश्चन भी इसमें आपको 26 यानी 25-26 क्वेश्चन भी आपको इसमें अवेलेबल हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। देखिए हिमांक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट है। हिमांक क्या होता है, वह निश्चित ताप, इसमें भी ताप ही निश्चित होता है, जिस पर कोई द्रव अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। तो ध्यान रखिए, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। यानी उसमें क्या था, उसमें ठोस को कि इसमें द्रव में कर रहे थे तो क्या कर रहा था, हमारा गलन कहला रहा था, गलनांक कहला रहा था। इसमें क्या है, सेम उसी का उल्टा है, द्रव अवस्था को किसमें, ठोस अवस्था में बदल दिया जा रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कहलाता है। जल का हिमांक 0 सेल्सियस होता है। इस बात को पूछ सकता है आपसे कि जल का हिमांक होता है, ऑप्शन दे देगा 0 सेल्सियस, 50 सेल्सियस, 10 सेल्सियस, -4 सेल्सियस, इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 सेल्सियस हो जाएगा। और एक कंडीशन ये है कि अशुद्ध की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकता है कि हिमांक घट जाता है, ऑप्शन दे देगा अशुद्ध, शुद्ध, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब के सब। अगला देखिए क्वथन। क्वथन क्या होता है, इसमें भी ताप निश्चित होता है, पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है, अर्थात गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव को क्वथनांक कहलाता है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पूछेगा क्या, पूछेगा कि पूछता है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे द्रव का कहते हैं। तो ऑप्शन में मिल जाएगा क्वथनांक। देख लेंगे आप, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2018 और 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बात को शायद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे मैं बता दूं कि 2018 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह प्रक्रम क्वथन कहलाता है। यह प्रक्रम जो होता है, इसमें जो प्रक्रिया होती है क्वथन कहलाता है। और इसमें देखिए अशुद्ध की उपस्थिति में बढ़ जाता है क्वथनांक। उसमें क्या होता है, घट जा रहा था, किसमें, हिमांक में, इसमें बढ़ जा रहा है। और दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक घट जाता है, यानी कम हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वथनांक जो है, बॉइलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ कंडीशन होती है, जो कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। किस पर, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, अतः द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तथा द्रव कम करने, यानी द्रव कम ताप पर ही उबलने लगता है। अतः पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेशर कुकर से वाष्प बाहर नहीं जा सकती, इसी कारण कुकर में जल पर दाब बढ़ जाता है, अतः जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। कुकर में शीघ्र ताप प्राप्त हो जाने के कारण दाल शीघ्र से गल जाती है। सामान्य परिस्थिति में जल का क्वथनांक 7 सेल्सियस होता है। यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर वाला जो क्वेश्चन होता है, यहाँ देखिए ये रूल यही फॉलो करता है। तो प्रेशर कुकर वाला समझ सकते हैं कि वहाँ क्या होता है, क्वथनांक आपका क्या होता है, वहाँ बढ़ जाता है। कहाँ पर,
पहाड़ों पर। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अभी अभी जितने आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जितने आप समझ रहे हैं, जितने थ्योरी आप समझ रहे हैं, सभी थ्योरी पर क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए वाष्पन, वाष्पन क्या होता है, किसी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। द्रव होता है, द्रव को हम वाष्प में बदल देंगे तो उस क्रिया को कहते हैं वाष्पन। और वाष्पन द्रव की सतह के क्षेत्रफल, वायुमंडल के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। वायु में आर्द्रता मतलब वायु में नमी पर निर्भर नहीं करता है। कि वाष्पन किस पर निर्भर नहीं करता है, सतह के क्षेत्रफल, द्रव की सतह के क्षेत्रफल और वायुमंडल के ताप पर, और वायु में नमी, आर्द्रता मतलब नमी पर निर्भर नहीं करता है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इसी क्रम में अगला है ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन देखिए क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिसको गर्म करेंगे तो बिना द्रव में हुए, यानी बिना लिक्विड में हुए ही क्या करेंगे, सीधे गैस में हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं, ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे नवसादर, नवसादर देखिए काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और कपूर और आयोडीन। तो इस बात को, जैसे नवसादर हो गया, कपूर हो गया। कपूर आप देखे होंगे ना, कपूर को जब हम जलाएंगे तो वो द्रव नहीं, लिक्विड के रूप में नहीं होगा, सीधा गैस में, यानी सब खत्म हो जाता है उसमें से। तो ये थे ऊर्ध्वपातन। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे द्रव्य का अणुगतिक सिद्धांत। तो द्रव्य का जो अणुगतिक सिद्धांत होता है, इसमें 4-5 पॉइंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता दूं कि द्रव अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इनके कण को अणु कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन या तो पूछ सकता है इसमें से कि एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रवों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी ये सब पूछ सकता है। और जैसे ससंजक बल होते हैं या संजक बल, तो ये सब तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इसी क्रम में अगला है परमाणु, यानी एटम है, कि यह द्रव्य का वह सूक्ष्म कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। देखिए परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तो परमाणु दे देता है, अणु दे देता है, तत्व दे देता है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो भाग लेते हैं कौन से होंगे, ये होंगे परमाणु। यह स्वतंत्र रह भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं। बहुत से परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इस सभी जितने टॉपिक है, आपको सभी टॉपिक को बिल्कुल ही बारीकी से समझना है। अगला टॉपिक हमारा है कि द्रव्य का वर्गीकरण। तो रासायनिक संघटन के आधार पर द्रव का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया, वर्गीकृत किया गया, यानी बांटा गया है। तो अब देखेंगे किस तरीके से बांटा गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको द्रव्य, ये जो द्रव्य है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका मिल जाएगा यहाँ शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद जो शुद्ध पदार्थ हमारा होता है वो 2 प्रकार का होता है, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। और जो तत्व होता है वो हमारा 3 होते हैं। 3 कौन, फर्स्ट क्या हो गया, धातु हो गया, दूसरा अधातु, और तीसरा क्या है, उपधातु है, ये हो गया। और इसके बाद जो हमारा अशुद्ध पदार्थ होता है तथा मिश्रण, वो हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला समांगी, दूसरा विषमांगी होता है। तो ये दोनों, ये जितने आपको टॉपिक दिख रहे हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक संघटन निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ अथवा शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं, यानी जिसका रासायनिक संघटन निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और जिसका अनिश्चित होगा वो क्या कहलाएंगे, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाएंगे। और तत्व की बात आए तो तत्व वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक अणु वाले, यानी जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही उसे बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। तो इस बात को तत्व कहेंगे। और यौगिक क्या कहते हैं कि यौगिक होता है हमारा, यौगिक तो आप जानते हैं कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं,
यौगिक कहलाते हैं, निश्चित अनुपात वाले यौगिक हो जाएंगे। अब इसमें बात आती है धातु की। तो धातु अब जानते हैं कि धातु जैसे कहते हैं कि ऐसे, मतलब एक थोड़ी सी आपको बता दें प्रैक्टिकली कि जो धातु होते हैं इनमें धात्विक चमक, उच्च तथा चालकता इसमें क्या होती है, अधिक होती है। उच्च विद्युत चालकता होती है, आघातवर्धनीयता होते हैं तथा तनन का गुण इसमें पाया जाता है, धातु कहलाता है। या तो आप कह सकते हैं कि धातु को त्याग करने की, जो त्याग करते हैं उसको धातु कहते हैं और जो ग्रहण करते हैं उसको अधातु कहते हैं। उपधातु में क्या होता है, दोनों का गुण होता है, दोनों कॉमन होते हैं। तो इसमें आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको धातु में पूछेगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि धातु में किस तरीके से, धातु अगर आपसे धातु पूछेगा तो क्या पूछेगा, धातु पूछेगा तो धातु में देखिए कंडीशन क्या होती है, उच्च उष्मा चालकता। पहली कंडीशन क्या है, उच्च उष्मा चालकता है, उच्च उष्मा चालकता हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, मैं आपको बता दूं पहचानने के लिए, जैसे उच्च विद्युत चालकता, उच्च उष्मा चालकता थी और ये क्या है, उच्च विद्युत चालकता है। तो इसको नोट करते रहिए, उच्च उष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता हो गई। इसके बाद आघातवर्धनीयता हो गया तथा तन्यता तथा तनन का, ये सब जिसमें गुण होता है उसे धातु कहते हैं। पहला क्या है, उच्च उष्मा चालकता है और उच्च विद्युत चालकता है, और तनन है, आघातवर्धनीयता है, ये सब गुण जिसमें होता है उसको कहते हैं धातु, ये कंडीशन होती है। अब इसी में कुछ अधातु की कंडीशन होती है। तो अधातु की कंडीशन जैसे हम धातु में जैसे बताते हैं, जैसे धातु में देखिएगा आपकी कापर हो गया यानी तांबा हो गया, और आपका लोहा हो गया आयरन यानी Fe हो गया, ये सब क्या होंगे, चांदी हो गया Ag हो गया, और Hg हो गया, पारा हो गया, और क्या हो गया, जेरियन जिंक हो गया। ये सब किस में आएंगे, धातु में आएंगे। और यही बात अधातु की हो गई। तो अधातु में जैसे आपको अधातु में पता होगा कि सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई, हमारा ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन गैस हो गई, ये सब किस में आते हैं, अधातु में आते हैं। तो अधातु का क्या होता है कि विपरीत, सेम उसी का धातु का विपरीत होते हैं अधातु, और जो उपधातु होते हैं वो दोनों ही कॉमन होते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें बात आती है थोड़ी सी कि द्रव्य में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो ये सब कंडीशन इसमें आती है। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के स्वरूप एवं भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि उनके भार तथा रासायनिक संघटन अपरिवर्तित रहते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा तो कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इस कंडीशन को। अब हम जैसे आपको एग्जांपल दिखा देते हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, यही सब पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पहला है कि विद्युत बल्ब का जलना, तो ये किस में आएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। और दूसरी कंडीशन है नमक या चीनी का पानी में घुलना, ये भी किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। तीसरी बात है बर्फ़ का पिघलना, ये किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन। बादलों का बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और पांचवा है जल का आसवन, ये भी किस में आएगा, पांचवा है जल का आसन, ये किस में आएगा, ये भी आएगा भौतिक परिवर्तन। और छठा पॉइंट है कि सोडियम का ऊर्ध्वपातन, ये भी किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन। ये जितने एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं ये भौतिक परिवर्तन है। इसमें से पूछ सकता है, इसमें से आपको पूछा जा सकता है कि जैसे पूछ देगा कि बर्फ़ का पिघलना, पूछ देगा कि भौतिक परिवर्तन है, आपको ऑप्शन में दे देगा बर्फ़ का पिघलना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक कंडीशन आती है, रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संघटन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या करना है इसमें कि रासायनिक संघटन तथा गुणधर्म अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम किसी को बदलना चाहें तो बदल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, यानी मोमबत्ती जल जाती है उसके बाद भी बच जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और मैग्नीशियम के तार का जलना, ये भी हो गया जंग लगना।
क्षमा चाहते हैं आपसे, जंग लगना यहाँ है, जंग लगना। जंग लगना का मतलब एक तरीके से जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जंग लगना मतलब मूर्छा लगना, ये होती है बात इसमें, जंग लगना, जंग लग जाता है। और दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, और क्या है, सिरके का बनना। तो ये सब किस में आते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और एक बात आप बता दें कि आपसे कि जो भौतिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन हमारा, जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन किस में होता है, उत्क्रमणीय होता है। बर्फ के पिघलने पर जब जल बनता है तो पुनः, इस बात को नोट करिएगा कि भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय कहते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो हमारा अनुत्क्रमणीय होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अनुत्क्रमणीय होता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको बिल्कुल। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं। यानी जो द्रव्य यानी मैटर हमारा जो लेसन है इस टॉपिक में, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। चलिए आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी से आपको मैं बताऊंगा और आपको हल करना है बिल्कुल ही आसान से। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं होती, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है, द्रव्य नहीं। ये देखिए प्रकाश है, तो देखिए ये क्या है आपका, लकड़ी दिखाई दे रहा है, कोयला है, ये कापर है, तो ये सब द्रव्य हैं। द्रव्य का मतलब क्या है, जिनको अनुभव हम क्या करें, द्रव्य नहीं है ये पूछा गया है। तो द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य किसको कहते हैं, जिनको हम अनुभव करते हैं, ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो प्रकाश को महसूस ही करते हैं, हम छू नहीं सकते। तो ये क्या है, ये द्रव्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्य नहीं है पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश। प्रकाश क्या है, द्रव्य नहीं है। बाकी सब क्या है, छू सकते हैं, जैसे कापर हो गया इसको हम छू सकते हैं, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, इसको हम छू सकते हैं। महसूस किसको कर सकते हैं, महसूस प्रकाश को। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। तो ये देखिए आइंस्टीन का समीकरण जो भी आपने देखा है, तो उसमें क्या था, आपको आइंस्टीन का समीकरण मिला था, E बराबर यम सी स्क्वायर मिला था। ये प्रकाश का चाल थी, और ये क्या था, हमारा द्रव्यमान था, और ये क्या था, आइंस्टीन समीकरण यानी ऊर्जा थी। तो पूछ रहा है कि यम के लुप्त होने पर, यही लुप्त होने पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी, E बराबर यम सी अर्घ हो जाएगा, यम सी स्क्वायर अर्घ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जितने क्वेश्चन देखिए जल्दी फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है, प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, जल क्या तीनों अवस्था मिलता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। जल देखिए, जल जब जल है, जब पानी रहेगा तो किस में रहेगा, आपका द्रव में रहेगा। और ठोस मतलब जब बर्फ़ में जाएगा, किस में, बर्फ़ में, ये कंडीशन हो गई, बर्फ़ में जाएगा। और गैस का मतलब जब आप इसको 100 सेल्सियस पर गर्म करेंगे, यानी जब ये भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा तब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके। अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा होती है, यानी ठोस रहेंगे तो उनकी गति ऊर्जा होगी, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, द्रव के अणुओं से कम होती है। ठोस का मतलब द्रव के अणुओं से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर द्रव के अणुओं से कम होगी। जितने ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी तो गैस हो जाएगा, उससे कम आएंगे तो द्रव आएंगे, उससे कम तो ठोस आएंगे। ये सब बिल्कुल आपको इस तरीके से समझना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतराअणुक बल अधिक होता है। ये बताना है कि अंतराअणुक जो बल होता है वो किस में अधिक होता है। तो अंतराअणुक बल किस में, यानी जो एक अणु यहाँ हो गई और एक अणु यहाँ हो गया। पूछ रहा है कि जो अंतराअणुक बल का मतलब कि एक अणु से दूसरे अणु में बल
अधिक होगा, यानी इनके बीच जो बल लगेगा वो किस में अधिक होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्या होगा, ठोस होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोस में। और जब द्रव में आएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। किससे, ठोसों से थोड़ा कम हो जाएगा। गैस में क्या, और कम हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल कंडीशन आपको याद रखनी है। अगले देखिए कंडीशन क्या है। देखिए पूछा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वथनांक। हमने अभी भी कहा था कि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो क्वथनांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी, यानी जब ताप बढ़ाएंगे तो अणु की ऊर्जा पूछ रहा होगी, यानी वृद्धि होगी, कमी होगी, अपरिवर्तित होगी, क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो उसके अणु में जो ऊर्जा होती है वो वृद्धि होती है। ऊर्जा की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, यौगिक को प्रदर्शित करता है, ये पूछा जा रहा है। यौगिक का मतलब दो या दो से अधिक रहेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, यौगिक रहेंगे तो उसमें जो उनका आयतन होगा वो क्या होगा, समान होगा। यानी जो दोनों की मात्रा क्या होगी, इसमें समान होगी, एक निश्चित अनुपात में होंगे। ये होता है इनका अनुपात जो होता है, निश्चित अनुपात में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी तथा साबुन। ये यौगिक होते हैं, पानी तथा साबुन। चलिए, ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2012 में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में मिश्रण है, पूछना है कि किसका मिश्रण है। इस्पात दिया है, वायु दिया है, चाक दिया, संगमरमर, धोने का सोडा और ग्लूकोज, तुतिया यानी कॉपर सल्फेट, पीतल, दूध। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, वायु हो जाएगा और इस्पात और दूध, ये सब मिश्रण होते हैं। मतलब किसी न किसी से मिलकर बने होते हैं, ये बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 की मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। टूथपेस्ट होता है और दूध होता है, स्याही होती है, वायु, ये सब मिलाए जाते हैं। ये सब सिंगल से नहीं बनते, ये सब मिलाकर बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छांटिए, यानी जो शुद्ध पदार्थ है उसको छांटना है, ये बात कही जा रही है। शुद्ध पदार्थ का मतलब और अशुद्ध पदार्थ का मतलब मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ हमने बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, देखिए हमने बताया था कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, और जो दो या दो से अधिक से यानी मिश्रण होता है अनिश्चित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जैसे सिलिकॉन हो गया और ग्लूकोज हो गया, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतरा अणु, यानी जो अणुओं के अंतर होंगे बल नगण्य होते हैं, किस में नगण्य होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गैस होगा। सभी लोग जानते हैं गैस में क्या होंगे, बहुत दूर दूर होते हैं। अणु जो होते हैं गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। अभी हमने बताया था ऊर्ध्वपातज, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा, फटाक से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नवसादर था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे, थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्रिस्टली ठोस है। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये देखिए आपसे, ये जो है 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर शर्करा हो जाएगा, शर्करा, शक्कर, ये क्रिस्टली ठोस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, आ गया, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों। देखिए आ गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
हमने बताया था कि जब ऊपर जाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाता है पहाड़ों पर। तो ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए सभी, ये 2009 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने हमने टॉपिक पढ़ाए हैं सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उसमें से। तो अगर आप एक एक टॉपिक अध्ययन करेंगे अच्छे से, आप रिवाइज कर लेंगे, तो ये सब क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत ही आसानी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका, यानी गैस क्या है, गैस में क्या होता है, दोनों निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। तो गैस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गैस का जो होता है आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा, ये द्रव का होता है। और दोनों निश्चित होते हैं, ये ठोस का होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन उत्फुल्ल पदार्थ है, उत्फुल्ल पदार्थ पूछ रहा है, ये 2008 में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बिना गर्म की किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसी तरीके से इस लेसन से आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो अणु की स्थिति ऊर्जा होती है। यानी बर्फ़ क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, पिघल रही है। पिघलने का मतलब द्रव की ओर जा रही है। तब क्या होगा, तब कंडीशन में क्या होती है, घट जाती है। इसकी जो स्थिति ऊर्जा होती है घट जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। तो ऊर्ध्वपातन में क्या हो रहा था, आपके सामने ऑप्शन ए है कि गर्मी पाकर अणुओं की गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या होती है, गर्मी पाकर अणुओं की स्थिति ऊर्जा की गति क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि भू यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, एल्युमिनियम जो होती है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी में, यानी पृथ्वी के अंदर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके, यानी क्वेश्चन 2007 में पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। सभी प्रश्न को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। क्वथनांक को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अशुद्धियाँ क्या करती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं। ये हमने बताया था आपको। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन है 23 है कि नवसादर और नमक को पृथक किया जा सकता है, किस विधि द्वारा किया जा सकता है अलग, ये बताना है आपको। तो हमने आपको बताया था कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन द्वारा क्या किया जाता है, नवसादर और नमक को अलग किया जा सकता है। ये इसकी कंडीशन थी। और देखिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बताना है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कौन सा इसमें से भौतिक परिवर्तन, ये बताना है। तो जब नहीं कह दिया तब ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे कि नहीं कब पूछ देगा, कब है पूछ देगा, इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आप गलत करके आएंगे। तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्प का बनना। ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाता है, वाष्प का बनना। ये क्या हो जाएगा, ये सब बाकी सब क्या होंगे, रासायनिक परिवर्तन हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्र से ठंडा हो जाएगा। मतलब हम अगर धातु के बर्तन में अगर हम दूध को रख दे रहे हैं तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी कि जिसमें जो है दूध जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है किस में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर से रखा दिया जाए। यानी बर्फ़ जो होगा बर्तन के चारों ओर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। बाकी दशाओं में नहीं ऐसा होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये 2006 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा तत्व है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए सिलिकॉन क्या है, ये भी यौगिक। सिलिका क्या है, ये भी यौगिक में मिल जाएगा। कांच ये भी यौगिक में, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो है नहीं। मैग्नीशियम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यम। मैग्नीशियम है, Mg होता है, Mg होता है। इसका परमाणु क्रमांक आपको बता दें कि 12 होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जो नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक आपको हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम और
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप हमको बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, वो होती है, यानी जो भी समस्या होगी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको सारी सोल्यूशन बताई जाएगी, सारी सोल्यूशन इससे मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।